डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं हम हिंदी में पाचन तंत्र। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से 3 टाइप के टोटल क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला कि किस मॉलिक्यूल का कितना % डाइजेशन किस एंजाइम ने किया, दूसरा किस मॉलिक्यूल का डाइजेशन, किस मॉलिक्यूल का पाचन, किस खाने का पाचन किस ऑर्गन में हुआ, किस अंग में हुआ। थोड़ा सा 5 मिनट में फास्टली रिवाइज कर लेते हैं हम। देखो मैंने आपको बताया होगा हम कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स खाते हैं, तो मैम आपने बताया था हम 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स खाते हैं मेजर, जिनका डाइजेशन होता है, जिनका पाचन होता है। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होती क्या है मैम? बेसिकली जो शुगर्स होती है, जो मीठी चीज होती है, उनको क्या बोलते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पहले किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में, और उसके बाद किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में मैम स्टोर हो जाती है, आपने बता चुके हैं। दूसरा हम क्या खाते हैं? तो मैम हम प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? तो मैम पेप्टोन्स में होते हैं, और पेप्टोन से कहाँ जाते हैं? अमाइनो एसिड में जाते हैं, अमीनो अम्ल में जाते हैं। तीसरा हम लिपिड्स या फैट खाते हैं, तो फैट किस में बदलती है? तो ड्रॉप की फॉर्म में आ जाती है, किसके अंदर? तो फैटी एसिड के अंदर, और फैटी एसिड्स के बाद कहाँ जाती है? तो वो ग्लिसरॉल की फॉर्म में जाती है। ये बता चुकी हूँ 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपने खाना कहाँ खाया था? माउथ में। तो मैंने आपको बताया था डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में। माउथ में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैम? पहला पढ़ाया आपने टीथ, और दूसरा आपने पढ़ाया टंग। अब दांत कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, सब मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। टंग कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है। इसके ऊपर टेस्टिंग बर्ड होती है जो आपको टेस्ट फील करवाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो माउथ में खाना खाया है वो कहाँ आता है? फूड पाइप में। फूड पाइप को क्या नाम देते हैं? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस की लेंथ मैंने लिखवाई होगी 25 सेंटीमीटर, और इसका काम क्या होता है ओइसोफेगस का, फूड पाइप का? मैम ये तो पाइप है, इसमें डाइजेशन तो होगा नहीं। तो ये क्या करती है, जो माउथ का खाना है उसको कहाँ ट्रांसफर करती है? स्टमक में। और माउथ में मैंने पढ़ाया था, माउथ में सलाइवा बनता है। सलाइवा कौन बनाता है? तो सलाइवरी ग्लैंड बनाती है। और सलाइवा किसका डाइजेशन करता है? जो हमने मीठी चीज खाई है। मीठी चीज बोले तो मैम कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन किस में कर देता है? ग्लूकोज में कर देता है, ठीक है। ये मैंने कंप्लीट बता दिया था मैम। अभी तो कार्बोहाइड्रेट का 70% हुआ, अभी तो 30% कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएंगी? ग्लूकोज में। देन 30% तो ये इसमें होंगी, देन 100% ग्लूकोज किसकी फॉर्म में जाएगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ खाना आया? स्टमक में। स्टमक में कितनी चीज बनती है? 3 चीज बनती है। पहला एक एसिड, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उस एसिड का काम क्या होता है? तो मैम उस एसिड का काम होता है अगर हमने खाने के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिए हैं, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ खराब चीज खा गए हैं, तो वो HCl क्या कर देते हैं? उन सबको किल कर देते हैं। दूसरा HCl का काम क्या होता है मैम? 2 एंजाइम को एक्टिवेट करना। कौन कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंड रेनिन। ये दोनों पहले इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनकी इनएक्टिव फॉर्म क्या बताई थी मैंने? पेप्सिन की पेप्सिनोजन, और रेनिन की प्रोरेनिन। तो पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट फॉर्म में ले आता है HCl। कैसे? तो जो एसिडिक मीडियम होता है, अम्लीय होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो HCl मीडियम में होता है, तो वो उसके अंदर वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जैसे ही पेप्सिन एक्टिवेट होगा तो मैम P4 पेप्सिन और P4 प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है। तो प्रोटीन का किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोटीन को, तो प्रोटीन को कन्वर्ट किस में करेगा? तो पेप्टोन्स में करेगा। कितना % करेगा? तो आपको मैं बता चुकी हूं कि 90% करेगा। तो मैम अभी तो 90% प्रोटीन है वो पेप्टोन्स की फॉर्म में आए हैं, और अब 10% जो है आपके प्रोटीन्स वो किसकी फॉर्म में आएंगे? पेप्टोन्स की। 100% पेप्टोन्स किस में जाते हैं? अमाइनो एसिड में। तीसरा एक और एंजाइम था रेनिन। रेनिन किसका डाइजेशन करता है? दूध का। किस में करता है? एक प्रोटीन में। कौन सी? केसिन प्रोटीन। कितना %? 100%। इतना मैंने पढ़ा दिया था, आई थिंक, है ना। पूरा इतना ही हो गया था, स्टमक तक का हो गया था। अब स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? तो मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत। अब ये पढ़ना है आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब पढ़ना है। चलो आप लिखो नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना ही पढ़ा था ना, स्टमक तक ही हुआ था हमारा। अब नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो आप सब लोग की होली कैसी रही? अच्छी रही होगी, खूब खेली होगी आप लोगों ने होली।
और ये मत सोचो कि आपका सिलेबस नहीं होगा या क्या नहीं होगा, जो भी बैच मैंने लिया है उसको बिल्कुल टाइम से और उतना ही ज़्यादा जैसा मैं पढ़ाती हूँ उतना ही अच्छे से पढ़ाकर और एकदम आपका टाइम के साथ कंप्लीट करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मुझसे ये बच्चे क्वेश्चन ना करें, फेसबुक पे कहीं पर भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप कुछ बच्चे में से कमेंट करके पूछते हैं मैम आप हमारा बैच कंप्लीट करवाओगे कि नहीं करवाओगे। बिल्कुल करवाऊंगी, मुझे क्या हो गया, क्यों नहीं करवाऊंगी, बिल्कुल आपका बैच टाइम के साथ कंप्लीट करवाऊंगी, एकदम टाइम पर, ठीक है। हाँ, एक वीक पूरा बायो पढ़ लेते हैं, फिर एक वीक पूरा केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी मैं। तो इससे क्या होगा, इन दोनों वीक में 70% में आपका दोनों सब्जेक्ट का थोड़ा कोर्स वो कंप्लीट करवा दूंगी, नियर टू फिनिश ले आऊंगी। चाहे मुझे कैसे भी अपना कंप्लीट करवाना हो, चाहे एक दिन में 4 घंटे लगाकर मुझे कंप्लीट करवाना हो, पर अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। तो हम लोग बिल्कुल चिंता मत करो इस बात की, ठीक है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, या लिख सकते हो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने लिखा है इंटेस्टाइन, आप पूरा लिख सकते हो। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, 2 आंत होती हैं अपनी, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लेंथ होती है इसकी लार्ज से भी बड़ी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। तो मैम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला हमने? देखो पहली बात तो इनकी लेंथ कितनी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 6 से लेकर 6.25 मीटर। अच्छा, किसी की हाइट ज्यादा है तो थोड़ी बहुत ये हाइट पर भी वेरी कर जाती है, 6 से 6.25 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 1 से लेकर 1.5 मीटर, 1 से लेकर 1.5 मीटर। तो इसकी लेंथ कम है, इसकी ज्यादा है। तो फिर हमने मैम स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला, छोटी आंत को छोटी आंत क्यों बोला? क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है, इसकी विड्थ कम होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है, इसका डायमीटर कम होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए लार्ज को लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया और स्मॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। करेक्ट है, ठीक है यहाँ तक बात। चलो अब ये आगे लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन वाली। तो आपको एक बात याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो बड़ी होती है, 6 से लेकर 6.25 मीटर होती है, और लार्ज की लेंथ कम होती है। बट स्मॉल का डायमीटर कम है तो ये छोटी आंत, और लार्ज का डायमीटर ज्यादा होता है तो वो बड़ी आंत होती है। अब इतनी बड़ी लेंथ है और आपको पता नहीं लगता, देख रहे हैं 6 से 6.25 मीटर कितना लंबा हो गया। अब आपको पता नहीं क्यों नहीं लगता, क्योंकि ऐसे फोल्डिंग में रहती है, ऐसे। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे रहती है तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जैसे भी नाम है आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे नाम जिसने भी रखे हैं, अब हमारा भी कोई गलती नहीं है इसमें। तो सबसे पहला नाम होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट का नाम है ड्यूडेनम, सेम नाम हिंदी में। दूसरा होता है जैजुनम, जैजुनम पार्ट। और तीसरा होता है इलियम पार्ट। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, सब पढ़ने हैं आपको, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। देखो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, जब एक यू कंप्लीट हो रहा है तो इस यू के कंप्लीट होने वाले इस पार्ट को बोलते हैं डी वाला पार्ट। डी बोले तो ड्यूडेनम वाला पार्ट, करेक्ट है। यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को कहा जाता है जैजुनम पार्ट, जे जे बोले तो जैजुनम। और यहां से लेकर यहां तक का पार्ट होता है जहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो इस पार्ट को बोलते हैं इलियम पार्ट, इलियम पार्ट। अब आपको डायग्राम से पूरा क्लियर हो रहा होगा, आपसे पूछे स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो मैम हमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, जैजुनम, हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो इलियम जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इलियम छोटा होता है थोड़ा, और जो जैजुनम है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 3 स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। 3 parts of small intestine, duodenum, jejunum and ileum.
अब देखो आपको क्या पढ़ना है, याद करो वो चार्ट जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बनाया था। मैंने लिखवाया था इधर माउथ, माउथ के सामने कौन सी ग्लैंड होती है, कौन सी ग्रंथि होती है, तो माउथ में कौन सी बताई थी मैम, आपने बताई थी सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि जो लार बनाती है। माउथ के बाद कहाँ, फूड पाइप में, फूड पाइप के बाद स्टमक में, स्टमक में कौन सी ग्लैंड बताई थी मैंने, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, जो HCl, जो पेप्सिन, जो रेनिन एंजाइम बना रही थी। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने मैंने आपको दो ग्लैंड, दो ग्रंथियों के नाम बताए थे, कौन कौन सा, नंबर 1 इज लीवर एंड नंबर 2 इज पैनक्रियाज, अग्नाशय और यकृत। मैंने कहा था ये दोनों अंग हैं, ये दोनों ऑर्गन है और ये एज ए ग्लैंड काम करते हैं, एज ए ग्रंथि काम करते हैं। अब ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो अभी तक आपको याद होना चाहिए था, ऐसा कोई ऑर्गन जो एंजाइम, हार्मोन या जूस बनाए उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एज ए ग्लैंड काम करती हैं। तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से दो ऑर्गन जो एज ए ग्लैंड काम करते हैं वो दोनों कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से, तो देखो इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से यहाँ पर ऐसे आपका एक ऑर्गन है जिसको बोलते हैं हम लीवर, लीवर जिसको हिंदी में कहा जाता है यकृत, और इस लीवर के पीछे की साइड जुड़ा हुआ होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, और ये लीवर ऐसे डक्ट के थ्रू, ऐसे नली की सहायता से इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से कनेक्ट होता है। तो आपको जब स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट पढ़ना है, इसका मतलब मैम हमें दो ऑर्गन, दो अंग और पढ़ने हैं। नंबर 1 इज लीवर एंड लीवर के बैक साइड में जो पैनक्रियाज है वो दोनों पढ़ने हैं। अब देखो खाना सबसे पहले कहाँ खाया, माउथ में, माउथ के बाद कहाँ, फूड पाइप में, फूड पाइप के कहाँ, स्टमक में, स्टमक से कहाँ आ गया, छोटी आंत में, छोटी आंत के कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, क्योंकि सबसे ऊपर का पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम से कौन कौन से ऑर्गन कनेक्ट है, लीवर एंड पैनक्रियाज दो। ठीक है, देखो कैसे होता है, मैं एक बार फिर मैं बताती हूँ, छोटा सा डायग्राम बना के बताती हूँ, आपको समझ में आया आपको थोड़ा सा। ये आपका लीवर ऐसे लीवर कनेक्ट होता है, ये लीवर डक्ट के थ्रू ऐसे आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट से कनेक्ट होता है। ये आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ड्यूडेनम, और इस लीवर के इधर की साइड होता है गोल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्त की थैली, ये आपका है गोल ब्लैडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। इधर की साइड ऐसे एक लीफ के आकार का यहाँ एक ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। ये आपका लीवर, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। ये ड्यूडेनम वाला पार्ट, इससे लीवर अटैच्ड है। लीवर के बैक साइड में, अब बैक साइड में तो मैं डायग्राम बना नहीं सकती, तो इसमें पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज लीवर के कहाँ है, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है, तो गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली है। तो लीवर ने जो भी अपना चीज बनाया, लीवर और पैनक्रियाज ने जो भी अपना जूस बनाते हैं, जो भी एंजाइम बनाते हैं, यहाँ पर एंजाइम की बात हो रही है क्योंकि कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेशन कौन करवाते हैं, तो खाना कभी भी लीवर और पैनक्रियाज या पित्त की थैली में नहीं जाता है, बट लीवर और पैनक्रियाज से, यकृत और अग्नाशय से जो भी जूस बनाता है और जो भी अपना सिक्रेशन देता है, मतलब कुछ एंजाइम वगैरह बनाता है, तो वो सब आकर कहाँ गिर जाते हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में, क्योंकि ड्यूडेनम से ही कनेक्ट होते हैं लीवर और पैनक्रियाज। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लीवर और पैनक्रियाज अपना सिक्रेशन बोले तो अपना जूस या अपना एंजाइम छोटी आंत के किस भाग में देते हैं, लीवर और पैनक्रियाज अपना सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में देते हैं, तो कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम। हमेशा आपको माइंड में इमेज याद रखनी है कि लीवर पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता है। अरे लीवर में खाना कैसे जा सकता है, पैनक्रियाज में खाना कैसे जा सकता है, बट लीवर और पैनक्रियाज में जो भी हेल्पफुल एंजाइम या जो हेल्पफुल आपके जूस होते हैं वो कहां पर आके गिरते हैं, तो ड्यूडेनम में आकर गिरते हैं। ड्यूडेनम किसका पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो अब हमें क्या पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला कौन सा पार्ट पढ़ा हूं मैं, ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला लीवर एंड दूसरा कौन सा, पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो पहले आप लीवर पढ़ेंगे, फिर आप पैनक्रियाज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक बात देखो इस डायग्राम में, अगर मैं आपसे पूछूं लीवर लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, तो मैम आपने क्या बताया, ये डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट
होती है, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, राइट, तो राइट में होता है लीवर। इधर की साइड आपका स्टमक, ये आपका स्टमक वाला पार्ट, ऊपर से आपका फूड पाइप, फूड पाइप से माउथ से कनेक्ट होता है, मुंह से कनेक्ट होता है, तो हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से दो आपके ऑर्गन कनेक्ट होते हैं जो एज ए ग्रंथि, एज ए ग्लैंड काम करते हैं, लीवर एंड पेनक्रियास। तो पहले लीवर पढ़ना है, फिर आपको पेनक्रियास पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो छोटी आंत का सबसे पहला वाला पार्ट ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में पहले लिखो आप लीवर, ड्यूडेनम में पहले लिखो आप लीवर। और जो आरआरबी के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो लोग चिंता मत करें, अभी तो मार्च ही चल रहा है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और बहुत टाइम से आप पढ़ भी लेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो जून एंड में ही होगा, इससे पहले तो होने वाला नहीं है। आचार संहिता में वैसे ही पेपर नहीं होने वाले, मई एंड में, मई में भी नहीं होगा, जून में ही होगा, 20-22 जून के बाद ही होगा। बहुत टाइम है अभी आपके पास, बहुत टाइम है, बहुत आराम से सिलेबस हो जाएगा आपका, चिंता मत करें आप इस चीज की। देखो आज तो मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, चाहकर भी बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपका ये कमेंट सेक्शन ही ऑन नहीं हो पा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने पहला पार्ट लिखा है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में ए नंबर में हमें क्या पढ़ना है मैम, लीवर, यकृत, ठीक है। लीवर से क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारे, ध्यान से सुनना है। इस लीवर और पैनक्रियास से सीजीएल सीपीओ में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आते हैं, स्टेट पीसीएस में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लीवर की स्टडी को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ लीवर इज नोन एज हिपाटोलॉजी, हिपाटोलॉजी, सेम नाम हिंदी में, हिपाटो या हिपैटिक का मतलब होता है लीवर। लीवर एक ऑर्गन है, ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स। तो लीवर में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं लीवर की सेल्स, उनका नाम क्या होता है, उनको बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। लीवर की सेल्स का नाम होता है हिपैटिक सेल या हिपैटिक कोशिकाएं। लीवर की सेल्स को बोलते हैं हम हिपैटिक कोशिकाएं, और लीवर की स्टडी को हिपाटोलॉजी, हिपैटिक, हिपाटो, हिपैटिक, हिपाटो, इन सब का नाम क्या होता है, तो इन सब का ही नाम होता है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको पढ़ना है जो लीवर है वो हैवीएस्ट ऑर्गन होता है आपका, हैवीएस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट नहीं बोला है मैंने, हैवीएस्ट ऑर्गन, हैवीएस्ट का मतलब समझ गए, ओ HEA, HEA, सबसे भारी अंग होता है। अब इसका वेट कितना होता है, तो लीवर का वेट होता है 1.4 से लेकर 1.5 kg, ऑलमोस्ट 1.5 किलोग्राम, मतलब 1.4 से लेकर 1.5 kg। ठीक है, तो ये लीवर का वजन हो गया। लीवर कहाँ होता है, तो राइट साइड में होता है, ये हमेशा आपको याद रखना है, दाहिने पार्ट में होता है। लीवर की स्टडी हेपाटोलॉजी, लीवर की सेल्स हेपेटिक सेल्स, हैवीएस्ट ऑर्गन होता है और 1.4 से लेकर 1.5 किलोग्राम का होता है ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है कि मैम आप हमें लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्यों पढ़ा रही है, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा होगा लीवर, कुछ ना कुछ पाचन तंत्र में हेल्पफुल होगा, तो यही आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या काम करता है, तो लीवर बनाता है एक जूस, लीवर एक रस बनाता है, एक जूस बनाता है। अब लीवर कौन सा जूस बनाता है, तो लीवर बनाता है बाइल जूस, बाइल जूस, हिंदी में इसको कहा जाता है पित्त रस। लीवर प्रोड्यूस्ड बाइल जूस। देखो लीवर, ये आपका लीवर, इसने यहां से बनाया बाइल जूस, 24 आवर्स लीवर बाइल जूस बनाता रहता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि कौन सा जूस है जो हमारे बॉडी में 24 आवर्स बनता रहता है, 24 घंटे जूस बनता रहता है, कौन सा, बाइल जूस। लीवर ने बाइल जूस बनाया, एक्सेस अमाउंट में बन गया लीवर से, तो लीवर कहां पर, ये एक्सेस अमाउंट कहां स्टोर हो जाता है, पित्त की थैली में, गोल ब्लैडर में। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि बाइल जूस बनाता कौन सा ऑर्गन है,
लीवर, यकृत। बट बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? तो मैम गोल ब्लैडर में। एक्सेस अमाउंट में बन गया तो वो इस थैली में, ये गोल ब्लैडर होता है, एक थैली जैसा ऑर्गन होता है, एक थैली लटका हुआ होता है वैसा, तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, बाकी का जो बाइल जूस है वो यहाँ से कुछ स्टोर हो गया, कुछ आकर यहाँ गिर गया। ये किसका पार्ट है? ड्यूडेनम। कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? तो मैंने इसके आगे लिख दिया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक बात बताओ, ड्यूडेनम में क्या है? खाना है। ड्यूडेनम में क्या है? खाना। क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? तो क्या पढ़ रहे हैं हम? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है? तो खाने के बारे में पढ़ना है, खाना कैसे पचा। तो याद रखना है, लीवर बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में या पित्त की थैली में। बाकी का बाइल जूस कहाँ आ जाता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो बाइल जूस है इसका कलर कैसा है? तो बाइल जूस होता है हरे रंग का, ग्रीन कलर का, हरे रंग का होता है। अब किस पिगमेंट की वजह से होता है? मैंने आपको बताया साइंस में जब भी आप कोई कलर पढ़ोगे तो वो हमेशा उसके पीछे ना पीछे कोई ना कोई पिगमेंट होगा। ठीक है, कोई ना कोई पिगमेंट होगा। अब कौन सा पिगमेंट होता है इस बाइल जूस का कलर के पीछे? तो इसका कलर होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से। याद करो, ब्लड वाला चैप्टर मैंने बताया था, प्लाज्मा में प्लाज्मा पीले कलर का होता है बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से। ऐसी बाइल जूस का कलर होता है ग्रीन कलर का, किस पिगमेंट की वजह से? बिलीवर्डिन। तो कभी भी क्वेश्चन आए एग्जाम में बाइल जूस का कलर कैसा, आता भी है बहुत बार। बाइल जूस बनाएगा कौन? लीवर। स्टोर कहाँ होगा? पित्त की थैली में। कैसे कलर का? ग्रीन कलर का। और किस पिगमेंट की वजह से? बिलीवर्डिन। बाकी का बाइल जूस कहाँ है? ड्यूडेनम पार्ट में। और एक क्वेश्चन और भी आता है, इस बाइल जूस का या लीवर का पीएच कितना होता है? लीवर का होता है 7.4 से लेकर 8.2 के बीच में। कैसा नेचर है इस लीवर का? बेसिक नेचर है, क्षारीय। पता ही है आपको, ये क्या बताऊं मैं, क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब देखो बाइल जूस का बाकी का बाइल जूस स्टोर होने के बाद कहाँ आ गया? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब ड्यूडेनम में क्या है? तो खाना है। अब खाने में कितने पार्टिकल खाए हैं हमने? तो मैम हमने 3 पार्टिकल खाए। 3 कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। और अभी तक किस किस का डाइजेशन हो चुका है? तो नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट एंड नंबर 2 इज प्रोटीन। किसका नहीं हुआ? फैट का नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बाइल जूस क्या करता है? जो भी आपने फैट या लिपिड्स लिए हैं, किसकी फॉर्म में? तेल, घी, बटर, मक्खन, किसी की भी, ओहो इधर दिख नहीं रहा, किसी भी फॉर्म में ली होगी आपने, तेल, घी वगैरह की फॉर्म में। तो जो बाइल जूस आपके लीवर ने बनाया है वो लीवर वाला बाइल जूस आएगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में ऐसे बड़ी बड़ी ड्रॉप में आपका तेल और घी है जो आपने खाया है, मक्खन खाया है, तेल, घी, जो लिपिड्स खाई हैं आपने, वो बड़ी ड्रॉप में खाई है। और आपके बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए स्मॉल ड्रॉप्स चाहिए होती है। तो इन लार्ज ड्रॉप्स को बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट कर देता है। और स्मॉल ड्रॉप को क्या बोलोगे यहाँ पर? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स, ये मैं पहली क्लास में बता चुकी हूँ कि जो लिपिड्स होती हैं वो पहले किस में कन्वर्ट होती हैं? वसीय अम्ल में, फैटी एसिड्स में। इतनी बड़ी ड्रॉप थी, वो छोटी ड्रॉप हो गई ऐसे। अब ये ड्रॉप किसकी फॉर्म में स्टोर होगी आगे जाके? अभी तो ये ड्रॉप्स किस में बदलेंगी? ग्लिसरॉल में बदलेंगी। तब जाकर इनका डाइजेशन क्या होगा? कंप्लीट। कितना परसेंट बदलता है बाइल जूस? तो 95% बदलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाइल जूस ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में खाना होता है और खाने में क्या होते हैं? फैट या लिपिड्स होते हैं। तो बाइल जूस का काम होता है इन लिपिड्स की बड़ी बड़ी ड्रॉप को स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी तो ये स्मॉल ड्रॉप भी किस में जाएंगी? तो ग्लिसरॉल में जाएंगी। तब जाकर डाइजेशन क्या होगा? कंप्लीट। और अभी तो 5% फैट भी किस में जाएंगी? फैटी एसिड में जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस या जो आपका लीवर वो किस प्रोसेस पे काम करता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन,
इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो ड्रॉप होती है लार्ज ड्रॉप वो स्मॉल ड्रॉप में कन्वर्ट होती है। हिंदी में बोलते हैं इसको पायसीकरण। तो आपको याद क्या रखना है, बाइल जूस कन्वर्ट लार्ज ड्रॉप्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ फैटी एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस को कभी कभी हिंदी में लिखा जाता है पित्त रस, कंफ्यूज मत होना, वैसे तो बाइल जूस ही आता है। पित्त रस का कार्य वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को वसा की छोटी बूंद बोले तो फैटी एसिड्स वसीय अम्ल, और किस विधि के द्वारा, पायसीकरण विधि के द्वारा बदलना है। ठीक है, कितना %? 95%। इसीलिए कहा जाता है कि लीवर का काम होता है डाइजेशन ऑफ फैट का डाइजेशन करना। कैसे? तो ये आपके लीवर का काम। इसीलिए हमने लीवर को किस सिस्टम में पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्यों पढ़ा? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ये काम आता है। क्या काम? तो ये वाला काम किया। ठीक है, तो यहां पर आपने इस ऑर्गन का काम पढ़ लिया, लीवर का। बाइल जूस बनाया, एक्सेस बाइल जूस कहाँ स्टोर हो गया? गॉल ब्लैडर में। अब क्या पढ़ना है आपको? पैनक्रियास। मतलब पैनक्रियास क्या हेल्प कर रहा है इस सिस्टम में, अग्नाशय क्या हेल्प कर रहा है। तो नेक्स्ट ए हो गया आपका ड्यूडेनम में। समझ में आ रहा है कि ये कहाँ चल रहा है सब कुछ? तो ये सब कुछ चल रहा है मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में चल रहा है मैम? ड्यूडेनम में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है ड्यूडेनम से ही दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं। कौन कौन सा? लीवर एंड पैनक्रियास। लीवर ने अपना काम कर दिया, क्या बनाकर? बाइल जूस। और बाइल जूस ने अपना काम कर दिया, क्या कर दिया? फैट का डाइजेशन कर दिया। किस में कर दिया? वसीय अम्ल में कर दिया। कितना % कर दिया? 95% कर दिया। अब देखो इस पैनक्रियास का काम क्या है, और पैनक्रियास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। पैनक्रियास बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ना। हिंदी में इसको कहा जाता है अग्नाशय। पैनक्रियास अग्नाशय। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो पैनक्रियास है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज हुई है, इसकी खोज की थी लैंगरहेंस ने। लैंगरहेंस नाम के साइंटिस्ट ने पैनक्रियास की खोज की थी। पैनक्रियास वाज डिस्कवर्ड बाय लैंगरहेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो लीफ जैसी। देख ही रहे होंगे आप, लीफ बन रहा है यहाँ पर, देखो लीफ जैसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो पैनक्रियाज एक ऑर्गन है, अंग है, और मैंने बता चुकी हूँ ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है? तो सेल्स होती है। जैसे लीवर की सेल्स को क्या नाम दिया था हमने? हेपेटिक सेल्स। तो ऐसे ही पैनक्रियाज में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। पैनक्रियाज में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन पैनक्रियाज। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब इन सेल्स को नाम क्या दिया जाता है? तो इन साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही दे दिया इनका नाम। इनको कहा जाता है, जैसे लीवर की सेल्स को क्या बोला हमने? हेपेटिक सेल्स। जैसे ब्रेन की सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं। ऐसे इस पैनक्रियाज की सेल्स को, इन पैनक्रियाज की कोशिकाओं को कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। हिंदी में बोलते हैं इसको लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। आइसलेट होते हैं ना, वैसे लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं। कुछ नहीं, इन्होंने अपने नाम पर ही रख दिया बस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये तो चलो नॉर्मल सी बात होगी कि मैम कैसी स्ट्रक्चर होती है, लीफ जैसी होती है, किसने खोज की? लैंगरहेंस ने खोज की। टाइप की सेल्स होती हैं? 4 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, उनको बोलते क्या है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। ठीक है, अब देखो पैनक्रियास कैसा ऑर्गन है, कैसा ग्लैंड है। ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, बहुत एग्जाम में आता है ये। देखो देखो मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि ग्लैंड किसको बोलते हैं, ग्रंथि किसको बोलते हैं, ग्रंथियां किसको बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा है लीवर एक ग्लैंड है। अब मैं जब से आई हूं तब से मैं एक ही बात बोल रही हूँ, लीवर इज ग्लैंड की तरह काम कर रही है। क्यों? क्योंकि सुनो देखो, कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कोई 3 केमिकल चीज में से एक चीज बनाता है उसको ऑर्गन नहीं, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। क्या क्या वो केमिकल चीज क्या क्या हो सकती है? पहली हो सकती है जूस, कोई भी रस।
जैसे बाइल जूस अभी पढ़ाया मैंने। दूसरा हो सकता है एंजाइम, एंजाइम पढ़ ही रहे हो आप। तीसरा हो सकता है हार्मोन, हार्मोन। इन तीनों चीज में से अगर एक चीज कोई ऑर्गन बना है तो उसको ऑर्गन या अंग नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स क्या हो गया? that can produce juice, enzyme and hormone, उसी को क्या बोलेंगे हम? ग्लैंड। अब देखो ऐसा ऑर्गन या ऐसा ग्लैंड जो जूस और एंजाइम, क्योंकि इस जूस के अंदर ही एंजाइम होते हैं या फिर ये जूस एंजाइम की तरह काम करता है, तो जूस एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और हिंदी में इसको कहा जाता है बहिश्रावी ग्रंथि। बहिश्रावी का मतलब समझते हैं? जो अपना श्राव बाहर दे दे, जो अपना श्राव अपने पास रखकर अपने पास ना रखे और बाहर दे दे। जैसे देखो लीवर ने बनाया अपना श्राव बोले तो रस, बाइल जूस बनाया और इसने अपने से बाहर निकाल दिया, किसको दिया? एक गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया, एक यहाँ आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन बनाए उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब अंदर ही बनाए और अंदर ही रखें, अंदर ही बनाए और अंदर ही रखें। अब ऐसी ग्लैंड जो तीनों चीज बना, जूस, एंजाइम, हार्मोन, तो उसको कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। या इसका एक और भी नाम होता है, इसको कह सकते हैं हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन सेम नाम हिंदी में। हेटेरोक्राइन का मतलब है जो एज ए एक्सो जो एज ए एंडो दोनों की तरह काम कर दे। एक बार फिर रिपीट करूं मैं, ग्लैंड किसको बोलेंगे? ग्रंथि किसको बोलेंगे? ऐसा ऑर्गन जो जूस, एंजाइम, हार्मोन में से एक चीज बनाए उसको हम ग्लैंड बोलेंगे। ऐसी ग्लैंड, ऐसा ऑर्गन जो जूस, एंजाइम बनाए, दैट आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन बनाए उसको क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड, ऐसी ग्रंथि जो तीनों चीज बना दे उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी ग्लैंड है जो एज ए एक्सोक्राइन काम करती हैं? 6। जो मेजर है वो 6 है। कितनी ग्लैंड है जो 9 होती हैं जो एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं? सब पढ़ाऊंगी मैं, चिंता मत करो आपको। और एक ग्लैंड होती है जो सिर्फ किसकी तरह काम करती है? या तो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह या हेटेरोक्राइन ग्लैंड की तरह। अब वो एक कौन सी होती है? तो पैनक्रियास। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इतनी स्टोरी समझाई है। तो पैनक्रियास कभी भी एग्जाम में आए कि मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्राइन या मिश्रित का एग्जाम्पल, तो आपको क्या लिखना है? पैनक्रियास। और क्यों होती है ये मिक्स्ड ग्लैंड? क्योंकि मैम ये जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों चीज बना सकती है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मिश्रित ग्रंथि। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अच्छा क्यों कहा जाता है? तो मैंने आगे एरो लगाकर तीनों चीज लिख दी कि मैम ये जूस भी बना सकता है, ये एंजाइम भी बना सकता है एंड ये हार्मोन भी बना सकता है। सिर्फ ये एक ही ग्लैंड ऐसी है हमारे बॉडी में जो तीनों चीज बना सकती है, इसीलिए थोड़ी सी स्पेशल ग्लैंड है। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल सीपीयू में तो हर साल पूछा जाता है इससे। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया है कि पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में कितने टाइप की सेल्स बताई हैं मैंने? 4 टाइप की सेल्स। और इनको नाम क्या देते हैं हम? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स का मतलब क्या है? द्वीपिकाएं। और लैंगरहैंस जिन साइंटिस्ट ने खोज की, हाँ इस ऑर्गन की खोज हुई है, ऑर्गन्स की भी खोज होती है बिल्कुल, तो उन्होंने अपने नाम पर रख दिया। अब ये 4 टाइप की सेल्स कौन कौन सी हैं ये आपको पढ़ना है। देखो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली सेल होती है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। अग्नाशय में सबसे पहली कोशिका है उसको बोलते हैं अल्फा सेल। दूसरी होती है बीटा सेल, बीटा कोशिका। तीसरी होती है डेल्टा सेल, मैंने सिंबल बनाए हैं इन सब के, आप लिख भी सकते हैं नाम। और 4 नंबर पे होती है एफ सेल, एफ कोशिका। अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन दी पैनक्रियास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैनक्रियाज में कौन से टाइप की सेल्स मैक्सिमम होती हैं? अग्नाशय में सबसे ज्यादा कोशिकाएं कौन सी होती हैं? ठीक है, तो जहां पर आपने बीटा लिखा है उसके आगे लिखो आप 90% सबसे ज्यादा होती हैं। क्लियर है? जहां आपने अल्फा लिखा है उसके आगे लिखो, ओ सॉरी 90 नहीं 70%, क्या हो गया आज हमें
70%। तो बीटा में होती है, बीटा होती है 70%। जहां आपने अल्फा लिखा है उसके आगे लिखो 20%। और ये दोनों होती हैं, कितना बचा, 70 और 20 90 हो गया, तो ये 5% में होती है। 5% ये, 5% ये। तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी मैम, बीटा सेल। ये सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं। सबसे पहले पूछे पैनक्रियास कहाँ होता है, तो ये देखो बनाया है हमने, लीवर के बैक साइड में होता है, ठीक है, और लीवर के लेफ्ट में पीछे की पार्ट में होता है। पैनक्रियास की खोज किसने की, लैंगरहैंस ने की। पैनक्रियास में कितने टाइप की सेल्स, 4 टाइप की, अल्फा बीटा डेल्टा एफ। सबसे ज्यादा कौन सी, बीटा, ठीक है। अब पैनक्रियाज की सेल्स को नाम क्या देते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बहुत बार, अच्छा अभी हाँ सीडीएस के पेपर में अभी क्वेश्चन आया था इसी साल कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये टर्म किस ऑर्गन से रिलेट है, किस ऑर्गन से रिलेट करता है, किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो कौन सा, पैनक्रियाज करना था आपको। अब पैनक्रियाज कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों है, क्योंकि मैम ये तीनों चीज बनाती हैं। अब देखो तीनों चीज का मतलब है कि मैम यहाँ पर 4 टाइप की सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स तो ऐसी होंगी जो जूस और एंजाइम बना रही होंगी, और कुछ सेल्स ऐसी हो रही होंगी जो हार्मोन बना रही होंगी। इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला मैम, मिक्स्ड ग्लैंड बोला। तो अब आपको याद करना है कि कौन कौन सी सेल्स हैं जिनसे जूस और एंजाइम बनता है, और कौन कौन सी सेल हैं जिनसे हार्मोन बनता है। तो ये जो 3 हैं पैनक्रियाज में, अल्फा बीटा डेल्टा, ये तीनों बनाती हैं हार्मोन। और एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, तो मैम हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में क्या कहा जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पैनक्रियाज की उन सेल्स का नाम बताओ जो एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती हैं। कौन कौन सी, 3, अल्फा बीटा डेल्टा। अब कौन कौन से हार्मोन बनाती हैं वो यहाँ नहीं पढ़ना, क्योंकि मैम हम हार्मोन नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर एंजाइम्स या जूस पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन कौन करवाता है मैम, तो डाइजेशन करवाते हैं एंजाइम्स। तो ये हम बाद में पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, या फिर जब भी पढ़ाएंगे एंडोक्राइन सिस्टम तब पढ़ाएंगे। अल्फा से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन का तो नाम भी सुन रखा है आपने, और डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टैटिन हार्मोन। ये अभी नहीं पढ़ने हैं आपको, अभी आपको पढ़ना है एफ सेल। क्योंकि एफ सेल क्या बनाती है, जूस, और जूस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और जूस और एंजाइम को बनाने वाली ग्लैंड क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैनक्रियाज की कौन सेल्स हैं जो एज ए एक्सोक्राइन काम करती हैं, तो एफ सेल, ठीक है। ये आपका पैनक्रियाज, इस पैनक्रियाज में जो एफ सेल है वो क्या बनाएंगी, तो वो जूस, और उस जूस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम। और जो पैनक्रियाज जूस बनाता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। तो इस पैनक्रियाज ने जूस बनाया, और ये जूस आकर कहाँ गिर गया, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यही तो हमने आपको बताया कि ड्यूडेनम से 2 ऑर्गन कनेक्ट होते हैं जो अपने जूस बनाते हैं, और जूस आकर कहाँ गिर जाते हैं, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। लीवर ने कौन सा जूस, बाइल जूस, क्या काम किया उसने, फैट का डाइजेशन, किस में, फैटी एसिड में। अब आपको देखना है पैनक्रियाज, तो याद रखना ये पैनक्रियाज भी ड्यूडेनम से कनेक्ट है, इसीलिए हम ड्यूडेनम में पढ़ रहे हैं। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस ड्यूडेनम में खाना है, इस खाने में 3 टाइप के खाने हैं, जिसमें से कुछ खाना पच चुका है, कुछ खाना नहीं पचा है, वही आपको अभी देखना है। तो पैनक्रियाज क्या बनाया, पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूस बनाया, अग्नाशय रस बनाया, और वो आकर कहाँ गिर गया, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब पैनक्रियाज में कौन सी सेल्स ने बनाया, एफ सेल ने, क्योंकि मैम यही तो बनाती है जूस और एंजाइम। हार्मोन तो हमें पढ़नी ही नहीं है यहाँ पर, हार्मोन हम अगली क्लास में, जब भी मतलब अगली क्लास में ना जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम तब बताएंगे, ठीक है। तो अब मैं वापिस से लिख रही हूँ इस पैनक्रियाज में एफ सेल। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब कहाँ चल रहा है, तो ये सब चल रहा है मैम छोटी आंत में। छोटी आंत के किस पार्ट में, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में कौन कौन सा, लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। देखो पैनक्रियाज ने कौन सा जूस बनाया, तो मैंने आगे लिख दिया पैनक्रियाज
प्रोड्यूस्ड पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज प्रोड्यूस्ड पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस बनाया जाता है, जूस को बोलते हैं रस, अग्नाशय रस बनाया जाता है। अब इस जूस के अंदर क्या होंगे, तो मैम आप बता चुके हो एंजाइम। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने एंजाइम होते हैं, तो पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम्स आर फाउंड इन पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अब पहली बात तो आपको इन एंजाइम्स के नाम ही याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो कौन कौन से होते हैं 3 एंजाइम में। सबसे पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम, एंजाइम बोल रही हूं मैं। एंजाइम का काम क्या होता है, डाइजेशन करना, पाचन करना। डाइजेशन किसका करेगा, खाने का करेगा। अब खाने में हमने कितने पार्टिकल्स खाए, 3, तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना, प्रोटीन को पचाना। अब एक बात बताओ, इससे पहले इस पैनक्रियाज का, इसके पढ़ने से पहले हमने कहाँ पढ़ा था प्रोटीन का डाइजेशन, तो आप में से मुझे बच्चे जवाब देंगे, कुछ जो पढ़ने वाले हैं वो मुझे जवाब देंगे मैम स्टमक में। स्टमक में हुआ था ना, पेट में किसका डाइजेशन हुआ था, प्रोटीन का। किसने किया था, पेप्सिन ने। किस में किया था, पेप्टोन में। कितना %, 90%। तो अब क्या करेगा ये ट्रिप्सिन, जो पैनक्रियाटिक जूस में था, ये क्या करेगा, जो भी पीछे से आपकी प्रोटीन आई है, कैसी प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, कितना % आई थी, तो 10%। किस में कन्वर्ट करेगा ये, पहले मैम पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा, और देन पेप्टोन्स 100% किस में कन्वर्ट होती हैं, अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल में। देन यही एंजाइम 100% आपकी जो पेप्टोन्स हैं उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। अब याद करो मेरी पहली क्लास, मैंने कहा था हमने खाया क्या है, प्रोटीन, और हमें एनर्जी किससे मिलती है, अमीनो एसिड में। तो मैंने कहा था कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो किसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो किसका हो गया, प्रोटीन का। यही तो हमने पढ़ाया था। अब कहाँ कहाँ हुआ, किस किस ऑर्गन में हुआ और किसने किया, यही तो आपके क्वेश्चन है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, चलो मैं पूछती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देकर जवाब देना। जवाब दोगे तो कैसे, कमेंट सेक्शन बंद है, सोच लेना अपने माइंड में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे बताओ कौन कौन से ऑर्गन में प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, तो आप जवाब क्या दोगे, नंबर 1 इज स्टमक, नंबर 2 इज, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे पैनक्रियाज, कुछ बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद करो, अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया पैनक्रियाज और लीवर में खाना नहीं जाता है। पैनक्रियाज अपना जूस किस में डालता है, तो मैम किस में डालता है, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में खाना है, खाना पैनक्रियाज में नहीं आया है, तो डाइजेशन पैनक्रियाज में कैसा हो जाएगा। हाँ, पैनक्रियाज ने हेल्प की है, कैसी, पैनक्रियाटिक जूस बनाकर, और उसमें क्या है, एंजाइम। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन कौन से 2 अंगों में प्रोटीन का पाचन होता है, पहला स्टमक, अमाशय जिसको पेट बोलते हैं, जिसको उदर बोलते हैं, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, ड्यूडेनम वाला पार्ट। इन दोनों में प्रोटीन का पाचन हुआ है। अब जो कौन कौन से एंजाइम ने किया, स्टमक में कौन सा एंजाइम था, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन। यहाँ कौन सा एंजाइम है, ट्रिप्सिन। याद कर लो, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन, और ट्रिप्सिन में भी P आता है, तो P4 प्रोटीन और P4 आपका क्या हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन ने क्या किया था, यहां से लेकर यहां तक 90% कन्वर्ट, और ट्रिप्सिन ने क्या कर दिया, पहले 10% में, देन 100% अमीनो एसिड में। ठीक है, अब देखो दूसरा एंजाइम कौन सा होता है इसी पैनक्रियाटिक जूस में। यहां पर दूसरा एंजाइम होता है अमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम। एक आपने पढ़ा था सलाइवरी एमाइलेज, अगर कुछ याद हो तो। सलाइवरी एमाइलेज कहाँ था, माउथ में। किस में था, सलाइवा में। तो सलाइवरी एमाइलेज ने किसका पाचन किया था, मैम कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, शर्कराएं। शर्कराएं क्या होती हैं, मीठी चीज।
और किस में किया था सलाइवरी अमाइलेज ने? सलाइवा में किस में किया था? ग्लूकोज में। और कितना परसेंट वहां पर? 70। कितना बचा? 30%। तो ये क्या करेगा, पहले तो जो 30% कार्बोहाइड्रेट आई थी उनको 30% ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। देन सेम एंजाइम 100% ग्लूकोज को किसकी फॉर्म में करेगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में आ जाए तो मान लेना कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन कौन से दो ऑर्गन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है? पहला माउथ। माउथ में किसने किया? सलाइवा में। सलाइवा में कौन सा एंजाइम? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एमाइलेज। दूसरा कौन सा ऑर्गन? तो मैम ये कहाँ चल रहा है सब कुछ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कौन से एंजाइम ने? वहां सलाइवरी एमाइलेज, यहाँ एमाइलेज। हो गया क्लियर? बिल्कुल हो गया मैम। अब तीसरा मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पर तीसरा एंजाइम लिख रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा यहाँ नीचे लिखूंगी, आपको दिखेगा नहीं। तीसरा यहाँ पर होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज, L फॉर लिपिड, L फॉर लाइपेज। अब ये किसका डाइजेशन करेगा? तो मैम ये लिपिड्स का करेगा। देखो लिपिड्स का कैसे करेगा? तो अभी तक लिपिड्स का डाइजेशन किसने किया था? बाइल जूस ने। किस में किया था? फैटी एसिड में। कितना परसेंट? 95%। बचा कितना? 5%। तो ये क्या करेगा? पहले 5% जो आपकी लिपिड्स थी उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट, देन सेम एंजाइम 100% आपकी फैटी एसिड्स है जिनको हमने वसीय अम्ल बोला है उनको ग्लिसरॉल की फॉर्म में ले आता है। और याद करो मेरी पहली क्लास जब मैंने आपको बताया था कि जब लिपिड्स ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ जाएं तो किसका डाइजेशन कंप्लीट? तो लिपिड्स का। अब आपसे पूछे लिपिड का डाइजेशन कौन कौन से ऑर्गन में हुआ? ध्यान से जवाब देना मैं मुझे इसका। किस ऑर्गन में हुआ है? एक में। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि बाइल जूस भी वहीं आ रहा था और आपका लाइपेज भी यहीं आ रहा है। किस किसने किया? बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। अब इन तीनों में आ गया। मैंने कहा था अमाइनो एसिड, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल की फॉर्म में जब खाना आ जाए तो उसका पाचन क्या हो गया? कंप्लीट। तो अब मैम आपने तो डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में। अब आगे क्या होगा? तो अभी तक तो सिर्फ पाचन हुआ है। अब क्या होगा? अब इससे आपको इस खाने को आपको एब्जॉर्ब करवाना है, इस खाने का अवशोषण करवाना है, इसका एब्जॉर्प्शन करवाना है, तब जाकर आपको एनर्जी मिलेगी। अब दो प्रोसेस होंगी, कुछ फूड स्टोर हो जाएगा, कुछ फूड वेस्ट फूड में बदल जाएगा। जो स्टोर हो गया उससे हमें एनर्जी मिलेगी और जो वेस्ट है उसको रिमूव करना है, जिसको एक्सक्रीट आउट करवाना है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करूं कैसे पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है? तो मैंने पढ़ाया स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम वाला पार्ट। ड्यूडेनम से कितने ऑर्गन कनेक्ट होते हैं? दो। कौन कौन सा? नंबर 1 इज लीवर एंड नंबर 2 इज पैनक्रियास। लीवर ने क्या बनाया? बाइल जूस। तो लीवर एज ए ग्लैंड काम कर रहा है। पैनक्रियाज ने क्या बनाया? पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस बनाता कौन है? लीवर। स्टोर कौन करता है? गोल ब्लैडर या पित्त की थैली, है ना? गोल ब्लैडर या पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है। अब बाइल जूस का कलर कैसा? ग्रीन कलर। क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। कितना परसेंट? 95%। पैनक्रियास कैसा ऑर्गन है? मिक्स्ड ग्लैंड का ऑर्गन है। क्या बनाता है? जूस, एंजाइम, हार्मोन, तीनों चीज। ठीक है, कितनी सेल्स होती हैं? 4 सेल्स, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ सेल। सबसे ज्यादा कौन सी? तो मैम सबसे ज्यादा होती है बीटा। ठीक है, कौन कौन सी सेल्स हैं जो एज ए एक्सोक्राइन काम करती हैं? ओनली एफ सेल। कौन कौन सी सेल्स हैं जो एज ए एंडोक्राइन काम करती हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा। ठीक है, एफ सेल क्या बनाएगी? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कितने एंजाइम? 3 एंजाइम, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ठीक है, ये तीनों क्या कर देते हैं? डाइजेशन। ये कहाँ हो रहा है सारा खेल? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। देखो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये कौन सा पार्ट था? ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम से ऊपर दो कौन से ऑर्गन कनेक्ट थे? लीवर एंड पैनक्रियास। अब यहाँ पर खाना था, इस खाने का हो चुका है डाइजेशन। अब ये खाना कहाँ आएगा? जेजुनम वाले पार्ट में। फिर कहाँ जाएगा? इलियम में। तो मैम 2 नंबर पे लिखो आप
जैजुनम पार्ट, जैजुनम पार्ट, जैजुनम। देखो इस ड्यूडेनम से खाना कहाँ आया, जैजुनम में, ऐसे होता हुआ यहाँ आया। इस पार्ट का कुछ काम नहीं होता है, इस जैजुनम का कोई काम नहीं है। इस जैजुनम में ना ही तो फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन तो वैसे ही कंप्लीट हो चुका है, ना ही फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इस पार्ट का काम क्या होता है, जो भी खाना ड्यूडेनम से आया है उसको कहाँ ट्रांसफर करना, इलियम में ट्रांसफर करना। जैजुनम ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड, अब डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा क्योंकि अब तक तो डाइजेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो जैजुनम ट्रांसफर डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ड्यूडेनम टू इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैजुनम भाग का कार्य पचित भोजन को ड्यूडेनम से लेकर इलियम तक पहुंचाना है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पार्ट का नाम बताओ, उस पार्ट का नाम बताओ जिसमें ना ही तो फूड का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, ना ही फूड का अब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। तो कौन सा, जैजुनम। नाइदर डाइजेशन नॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के इस भाग में ना भोजन का पाचन होता है, ना भोजन का अवशोषण होता है, बस इसका काम क्या है, यहाँ के फूड को यहाँ ट्रांसफर करना। अब कौन सा आएगा, तीसरा, इलियम पार्ट। और इस वाले पार्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इलियम। अब खाना कहाँ आ गया, इलियम वाले पार्ट में। अब मैम जब इलियम में आए हैं तो डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब इलियम में क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, फूड का अब्जॉर्प्शन होगा। देखो कैसे होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ इस सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो भी मैं समझाने वाली हूँ वही आता है सबसे ज्यादा। देखो इस इलियम वाले पार्ट में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिंगर लाइक फोल्डिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर फाउंड। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है विली, इनको बोलते हैं विली, विलाय या विली, कभी कभी इंग्लिश में विलाय भी प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं इसका, विलाय विली, तो वैसे विली ही कहा जाता है, विली। अब इन विली के अंदर क्या होता है, फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास सरफेस एरिया है। देखो एक तो चीज ऐसे होती है, एक चीज ऐसे होती है, ठीक है, एक तो स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे बनी हुई है, ऐसे फोल्डिंग बनी हुई है, तो इनके पास सरफेस एरिया है। तो इस सरफेस एरिया में क्या होता है, जो भी ऊपर से खाना आया है, अब ऊपर से खाना कैसा, डाइजेस्टेड फूड, तो किस किस फॉर्म, अमीनो एसिड, ग्लाइकोजन एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में खाना आया है, ऊपर से ड्यूडेनम वाले पार्ट से आया है। तो इस विली में क्या होता है, इस विली में ऊपर की साइड यहाँ पर आपका फूड जो आता है, जो डाइजेस्टेड फूड आता है वो स्टोर हो जाता है। कुछ खाना यहाँ पर स्टोर हो गया, रिजर्व फूड हो गया है आपका। ये जो फूड यहाँ पर स्टोर हो चुका है इसको स्टोर फूड कह सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं रिजर्व फूड, और हिंदी में कहा जाता है संचित खाना, स्टोर फूड या रिजर्व फूड। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो फूड स्टोर हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा स्टोर फूड कौन सा होना चाहिए। एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं या लिपिड खाते हैं। मुझे पता है आप में से 90% बच्चे आंसर सही देंगे इसका। हम सबसे ज़्यादा खाते हैं मैम हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, राइस, चपाती, रसगुल्ला, मिठाई, जो आपके फ्रूट्स हैं वो सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होती है, ग्लाइकोजन। जब मैम हमने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया है तो हमारा स्टोर फूड भी ज्यादा किसकी फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो मैम स्टोर फूड के आगे लिख दो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो बहुत बार क्या हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है किसी ना किसी पेपर में कि ह्यूमन बॉडी में स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये फूड कहाँ स्टोर हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, इलियम। इलियम में कहाँ, विलाय में हुआ है, ठीक है। कुछ अमाइनो एसिड भी है, कुछ ग्लिसरॉल भी है, बट ज्यादा क्या है, ग्लाइकोजन। अब इस वाले पार्ट में यहाँ पर आया, अब जो आपकी कैपिलरीज हैं, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसी पार्ट में,
ठीक है। वो ये फूड क्या करेगा, उस ब्लड कैपिलरी में जो आपका जो ब्लड है, ब्लड में घुलेगा ये स्टोर फूड, ग्लाइकोजन घुलेगा, अमीनो एसिड घुलेंगे, ग्लाइकोजन अमीनो एसिड ग्लिसरॉल घुलेगा, और घुलकर जिस ऑर्गन को जितना स्टोर फूड का रिक्वायरमेंट है वहां पर ट्रांसफर हो जाता है पूरा। कौन करता है? ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड कैसा ऑर्गन है? सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको अभी तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गन के पास सबसे ज्यादा स्टोर फूड होता है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा स्टोर फूड होता है लीवर के पास। उसके बाद अगर लीवर ऑप्शन में ना हो तो मसल्स के पास होता है, मांसपेशियों के पास होता है। ये सारे क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगी। कैसे याद करना है कि मैम ड्यूडेनम में सारा खाने का पाचन हो चुका है, खाने में 3 टाइप के मॉलिक्यूल थे, तो वो ग्लाइकोजन, अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल की फॉर्म में आ चुके हैं। अब सबसे ज्यादा क्या खाया मैम? कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे ज्यादा स्टोर फूड क्या? ग्लाइकोजन। कहाँ स्टोर हुआ? विलाय में। विलाय क्या होती हैं? ऐसी प्रोजेक्शंस होती हैं। कहाँ होती हैं? इलियम वाले पार्ट में। अब स्टोर फूड किसकी फॉर्म में ज्यादा? ग्लाइकोजन। किस में घुलेगा? ब्लड में। ब्लड में घुलकर ब्लड इसको किसको ट्रांसफर कराएगा? ज्यादा लीवर को, और उसके बाद किसको? मसल्स को ट्रांसफर कराएगा। ठीक है। अब इधर की साइड जो खाना आया है, यहाँ पर इस एरिया में ये जो फूड है वो अब क्या हो जाएगा? ये आपका डाइजेस्टेड फूड है, अभी तक पचित खाना है, अनडाइजेस्टेड तो हुआ ही नहीं कुछ। ये डाइजेस्टेड फूड है, पचित खाना है। अब ये कहाँ जाएगा? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। जो स्टोर हो गया है वो हो गया है, अब बाकी का कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। किस पार्ट से होता हुआ? इलियम वाले पार्ट से। कैसे? तो देखो अभी इस इलियम में जो विलायें हैं उनमें कुछ तो खाना स्टोर हो गया। किसकी फॉर्म में ज्यादा हुआ? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये मैं बता ही चुकी हूं। ठीक है। अब बाकी का देखो, ये इलियम वाला पार्ट है, इस इलियम से ऐसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जुड़ी होती है, ऐसे। तो इस इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन जो जुड़ी हुई है, तो अब जो स्टोर नहीं हुआ है, जो फूड डाइजेस्टेड है, वो आगे कहाँ ट्रांसफर होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब हमें क्या पढ़ना है? लार्ज इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम में क्या हुआ? 2 ऑर्गन कनेक्ट थे, लीवर पैनक्रियास पढ़ा ड्यूडेनम में। फिर कहाँ खाना आया? जैजुनम में। जैजुनम में कुछ हुआ ही नहीं, तो उसने किसको ट्रांसफर किया? इलियम को। इलियम में क्या है? विलायें है, और इलियम ने किसको ट्रांसफर कर दिया? लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को। तो नेक्स्ट लिखो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और बड़ी आंत में बता चुकी हूँ, बड़ी आंत की लेंथ कम होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ? 1 से लेकर 1.5 मीटर, बट इसका डायमीटर ज्यादा होता है। कैसे? तो देखो मैम, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, आपने बताया। चलो थोड़ा और बड़ा बना लो इसको। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और ऐसे यहां से ऐसे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट था? इलियम। ये कौन सा? जैजुनम। ये कौन सा? ड्यूडेनम। तो इस इलियम से यहां तक के यहां पार्ट को, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, वैसे ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। नंबर 1 इज सिक्कम पार्ट, नंबर 2 इज कोलोन पार्ट, सिक्कम, कोलोन, और नंबर 3 इज रेक्टम पार्ट, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम पार्ट। वहां पर कौन कौन से थे? ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम। यहाँ सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। देखो इस से लेकर इस पार्ट को, सॉरी यहाँ से लेकर थोड़ा सा यहाँ तक बनाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं सीई। सी का मतलब सिक्कम। यहाँ से लेकर वापिस यहाँ तक आए हुए पार्ट को बोलते हैं कोलोन पार्ट, CO। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं रेक्टम पार्ट, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। अगर पूछे लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे बड़े पार्ट का नाम बताओ, डायग्राम में दिख ही रहा है, इसके आगे मैंने लिख दिया L, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा होता है रेक्टम,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग कौन सा? रेक्टम। ठीक है, अब इस इलियम से खाना कहाँ आएगा? सिक्कम में। कैसा खाना है सिक्कम में? तो सिक्कम में खाना होता है मैम डाइजेस्टेड फूड। क्यों? क्योंकि अभी आप सारा खाना पच चुका है। तो सिक्कम सबसे पहला लिखना है आपको, सिक्कम वाला पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का 1 नंबर पार्ट लगा के लिखना है सिक्कम। यहां से बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन बनता है सिक्कम वाले पार्ट से। देखो ये किस पार्ट से कनेक्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट। इस सिक्कम में क्या होती है? ऐसे बहुत सारी मसल्स का गुच्छा बना हुआ होता है। इस मसल का ऐसे गुच्छा लगा हुआ होता है, इस क्लस्टर बना हुआ होता है बहुत सारी मसल्स का, और इसी क्लस्टर का नाम होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स सुना होगा ना, मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, अपेंडिक्स में दर्द होने लग गया है, अपेंडिक्स। अब एक क्लास में आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन होता है, तो मैम एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में आज भी हैं बट किसी भी काम के नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स। हमारे बॉडी में किसी भी काम का नहीं है, पहले काम का था। पहले क्या काम करता था? इसमें इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं अपेंडिक्स के अंदर, ये बहुत सारी मसल्स मांसपेशियों का क्लस्टर बना हुआ है, गुच्छा है इसमें, तो इसमें इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं इस अपेंडिक्स के अंदर जो घास फूस को पचा देते हैं। आप जब बंदर थे तो आप घास फूस खाते थे, तो घास फूस को पचाने का काम करता था ये अपेंडिक्स। बट अब तो आप बंदर हैं नहीं, तो आप घास फूस खाते नहीं है, तो इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। जब कोई काम नहीं है और हमारे बॉडी में, तो इसको कैसा ऑर्गन बोला? वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है, तो हाँ एक बार एग्जाम में पूछा था, किसका एग्जाम था मुझे याद नहीं है, कि हाथी के शरीर में अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है, तो हाथी घास फूस खाता है, तो हाथी पे तो यूजफुल ऑर्गन होगा, वह वेस्टिजियल ऑर्गन होगा नहीं। तो हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये यूजफुल नहीं है। आप घास फूस खाओ, आपका अपेंडिक्स एक्टिवेट हो जाएगा और ये यूजफुल ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई काम का नहीं है। बताया था ना 5 वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, तो एक कौन सा? अपेंडिक्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इस अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है, तो किस वाले पार्ट में? सिक्कम में होता है। ठीक है, अब इस अपेंडिक्स में दर्द क्यों होता है? कभी कभी आपने स्पाइसी ज़्यादा खाया, या फिर आपने खाने में कोई हार्मफुल चीज़ खा ली है, कोई ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस वगैरह कुछ हार्मफुल चीज़ें खा ली हैं, तो वो हार्मफुल प्रोडक्ट आकर इस अपेंडिक्स की मसल्स के अंदर जमने लग जाता है। यहाँ पर टॉक्सिक एलिमेंट जमने लग जाते हैं, जहरीले पदार्थ जम जाते हैं यहाँ पर। फिर इन मसल्स के अंदर जब टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा बनेंगे, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, और क्या होगा? आपकी मसल्स में दर्द होने लग जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपके अपेंडिक्स में, पेट के निचले पार्ट में थोड़ा सा दर्द होने लगेगा, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे आपके अपेंडिक्स में, आपके अपेंडिक्स फूल रही है क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक एलिमेंट जम गए हैं, या क्या होते हैं इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, वही निकलने लग जाते हैं, तो बहुत टॉक्सिक हो जाता है, बहुत पैनिक हो जाता है, आपको दर्द होगा। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कुछ टैबलेट देगा, टैबलेट से असर नहीं आया, डॉक्टर एक दिन ऑपरेशन करेगा, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट को खोलेगा, इस अपेंडिक्स को निकाल के बाहर फेंक देगा, और इसी को कहते हैं मैंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया है, मतलब मैंने अपना अपेंडिक्स रिमूव करवा लिया क्योंकि उसमें दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुछ काम का नहीं है, फिर भी आप जिंदा रहोगे, अवशेषी अंग है। अब देखो यहां से खाना आया कैसा? डाइजेस्टेड फूड। सिक्कम वाले पार्ट का कोई काम नहीं होता है, ये क्या करता है? इस डाइजेस्टेड फूड को कोलोन पार्ट को ट्रांसफर कर देता है। बस अपेंडिक्स से होता हुआ खाना कहाँ आ गया? कोलोन वाले पार्ट में, कोलोन वाले पार्ट में। ठीक है, कोलोन वाले पार्ट में। अब कोलोन पढ़ना है आपको, कोलोन में क्या होता है? ठीक है, एक बात तो याद रखना, इस कोलोन वाला पार्ट है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा, दिख ही रहा है डायग्राम में, ऐसे बड़ा होता है। अब इस कोलोन में क्या होता है, ये ध्यान से सुनना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इस कोलोन वाले पार्ट में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया।
एक नाम और होते हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है इस्चेरिया कोलाई, हिंदी में भी बोलते हैं ई कोलाई जीवाणु। इसमें कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ध्यान से सुनना। इन बैक्टीरियाज का काम क्या होता है? ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं? ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलोन पार्ट में। पहला क्वेश्चन तो ये है हमारे बॉडी के किस पार्ट में बैक्टीरियाज होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट? कॉलोन। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनका पहला काम होता है जो डाइजेस्टेड फूड है, पर यहाँ पर खाना आ रहा है तो वो कैसा फूड आ रहा है? डाइजेस्टेड ही आएगा, पचित खाना आएगा। डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में बदल देते हैं। बैक्टीरिया है, इस खाने को सड़ा गला देंगे तो वो वेस्ट हो गया, तो वेस्ट फूड में बदल दिया, और वेस्ट फूड को बोलते हैं मल। तो इन बैक्टीरियाज का एक काम हो गया, सड़ाएंगे गलाएंगे। ज्यादा बैक्टीरिया है वो इस खाने को, जो पचित खाना आया है उसको सड़ा गला देंगे, और सड़ा गला खाना क्या होएगा? वेस्ट फूड होएगा। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया ऐसा क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ इनका बेनिफिट हो रहा होगा इससे, कुछ ना कुछ इनको इनका भी कुछ काम हो रहा होगा। क्या काम होता है? देखो, एक काम तो हो गया, बैक्टीरिया क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में बदलते हैं। दूसरा देखो, इन बैक्टीरियाज का काम क्या? ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? वेस्ट फूड को खाते हैं। वेस्ट फूड को खाते हैं, अपना खाना बनाया है इन्होंने, काइंड ऑफ अपने लिए इन्होंने हेल्प की है। कुछ क्या हेल्प की है? इस डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट फूड में बदला है। ये खाएंगे, वेस्ट फूड खाते हैं ये बैक्टीरिया। मैंने ईट लिख दिया। हमने ये वेस्ट फूड कहां से आया है? हमारा खाना खाने से। हम कौन है? ह्यूमन बींग्स है। बदले इन बैक्टीरियाज के शरीर में प्रोडक्शन होता है, इन बैक्टीरियाज के शरीर में बदले में प्रोडक्शन होता है विटामिन B12 का, विटामिन B12 का प्रोडक्शन होता है इन बैक्टीरियाज के बॉडी में। तो ये खाते क्या है? हमने इनको क्या दे दिया? खाना, क्योंकि ये हमारा ही खाना था। और ये बदले में हमें क्या देते हैं? विटामिन B12। विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से जॉइंडिस हो सकता है, परनीसियस एनीमिया हो सकता है। आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको। बैक्टीरिया अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग जीव है। हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम मैमल्स हैं, हम अलग हैं। और मैंने बताया है, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हो, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, एक दूसरे को साथ में रह रहे हो, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हो। कैसे बेनिफिट दिया? इसने हमें विटामिन B12 दिया, हमने इसको खाना दिया। ठीक है। तो इन रिलेशन को साइंस में क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशन। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? सहजीवन संबंध, साथ में रहकर एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना, उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। याद करो, केमिस्ट्री की क्लास एक मैंने पढ़ाया था, लीचेन लाइकेन, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, एल्गी प्लस फंगस का। एक और आगे पढ़ाऊंगी, रूट नोड्यूल्स वाला, जो लेग्यूम बैक्टीरिया के साथ। दो सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ा दिया मैंने आज आपको। बैक्टीरिया अलग है, मैमल्स हम लोग अलग है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में है। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, सीधा पूछेगा आपसे एग्जाम में कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं? ई कोलाई बोले तो इस्चेरिया कोलाई। ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? डाइजेस्ट फूड को वेस्ट फूड में कन्वर्ट करते हैं। हाँ कर दिया मैम। दूसरा, वेस्ट फूड को खाएंगे, अब कितना खा लेंगे? ना के बराबर। बैक्टीरिया कितने से होते हैं? अरे बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि आप इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से देख पाओगे उनको, नेक्ड आई से तो दिखते भी नहीं है। तो कितना खा लेंगे? ना के बराबर वेस्ट फूड खा लेंगे। बट उनके लिए तो बहुत है इतना। ठीक है, उनके लिए तो बहुत है इतना फूड। तो बैक्टीरियाज ने वेस्ट फूड खाया और बदले में हमें विटामिन B12 दिया। कैसा रिलेशन हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन। थोड़ा बहुत ना बराबर खा लेंगे फूड। आप कभी सोच रहे होगे मैम सारा वेस्ट फूड इन्होंने, तो वेस्ट फूड कहाँ से आता है? बहुत कम। अब क्या होगा? ये बाकी का जो वेस्ट फूड बचा है वो किस पार्ट में आएगा? यहाँ से कोलोन से होता हुआ किस वाले पार्ट में आएगा? रेक्टम पार्ट में आएगा। रेक्टम में क्या होगा? कुछ टाइम के लिए वो वेस्ट फूड स्टोर होगा और उसके बाद उसका क्या कर दिया जाता है? एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट, उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इतना आपको पढ़ना है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बड़े ही सीधे से सिंपल से क्वेश्चन बन रहे हैं।
कि अपेंडिक्स किस पार्ट में होता है, कौन सा, सिक्कम। बैक्टीरिया किस पार्ट में होते हैं, कोलोन में। जो वेस्ट फूड है वो स्टोर कहाँ होता है, रेक्टम में। उसके बाद उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। कितने पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, 3, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तो 3, डोडेनम, जैजुनम, इलियम। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपको पढ़ना था डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा, कोई भी डाउट नहीं है। सारे क्वेश्चंस, बड़ा ही बहुत बड़ा चैप्टर था और पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आने चाहिए और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद भी होने चाहिए। हमने खाया क्या था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। किस में बदले, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड और ग्लाइकोजन। स्टोर किसके फॉर्म में ज्यादा हुआ, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये सारा कुछ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना था। अब कैसे याद करें, क्या करें, कब करें, वो आप जाने और आपका काम जाने। मैंने आपका पूरा सिस्टम कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, आपके 2 चैप्टर खत्म हो गए हैं बायो में। कौन कौन सा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखो कौन सा पढ़ना है हमें। अब एक तो इन लोगों से बात नहीं हो पा रही, मेरी कमेंट्स ऑन नहीं है, वरना पूछती बच्चों से क्या है, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोले जा रही हूँ, इन लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बच्चे बताते हैं मुझे कि मैम ये चैप्टर पढ़ाओ। अब बच्चों से पूछे बिना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें हम। लिखो नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर करवाऊं मैं आपको। कमेंट ऑन है नहीं। अब मैं आप लोगों से कैसे वार्तालाप करूं, कैसे पूछूं कि क्या पढ़ोगे आप। क्या पढ़ाऊं, डाइजेस्टिव हो गया, चलो स्टार्ट करते। एक्चुअली ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां से ये नहीं हो पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन ऑन नहीं हो पा रहा है, तो क्या पढ़ाएं आपको। चलो चैप्टर स्टार्ट करें हम। चलो लिखो, चैप्टर लिखो, ब्रेन। ब्रेन, मस्तिष्क। ब्रेन जिसको हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क या दिमाग। ब्रेन, ब्रेन किस सिस्टम में आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। ये आपको पता ही है, ये क्या बताऊं मैं, ब्रेन किस सिस्टम में आता है, तो ये नर्वस सिस्टम में आता है। 1 मिनट में आई मैं। देखो, ब्रेन आता है नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जिसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। देखो, नर्वस सिस्टम में टोटल 2 ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से, तो नर्वस सिस्टम में पहला पढ़ना होता है ब्रेन जिसको बोलते हैं दिमाग या मस्तिष्क, और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। दूसरा आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड को हिंदी में कहा जाता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, ठीक है। 2 ऑर्गन पढ़ने होते हैं, बट एक बात याद रखना, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें कभी भी स्पाइनल कोड से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। वो ज्यादा पूछा जाता है एमबीबीएस के पेपर में, लाइक जो आपका ये पीएमटी वीएमटी जो आपका पैरामेडिकल टेस्ट होते हैं उनमें पूछा जाता है, तो उनको पढ़ना होता है स्पाइनल कोड। आपको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पर कौन सा, ब्रेन। सिर्फ आपको
ब्रेन से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस ब्रेन के पार्ट से, ब्रेन वाले से। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा कौन से ब्रेन का पार्ट का नाम होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा भूख का लगना, प्यास का लगना, ब्रेन का कौन सा पार्ट इस पे कंट्रोल करता है। देन यहाँ से क्वेश्चन आता है नींद आ रही है, नींद आ रही है तो आपको कौन सा ब्रेन का पार्ट फील करवा रहा है कि आपको नींद आ रही है। या फिर एक क्वेश्चन है कि आपके बॉडी का बैलेंस कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है, या फिर कौन सा ब्रेन का पार्ट आपको डिसाइड करेगा कि आपकी मेमोरी पावर कैसी है, कहाँ पर मेमोरी बनती है, कहाँ स्टोर होती है मेमोरी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कहाँ पर सपने बनते हैं, कहाँ सपने स्टोर होते हैं। ठीक है, ये कुछ आपको ब्रेन वाले चैप्टर में याद करने हैं। ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है इस चैप्टर का कि ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से कौन से ब्रेन के पार्ट पर प्रभाव पड़ता है। एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पर, स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। ब्रेन के मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पहले देखो स्पाइनल कोड क्या होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी अलग होती है, स्पाइनल कोड अलग होता है। ठीक है, देखो स्पाइनल कोड क्या होता है। ये जो आपकी स्कल है, ये जो आपकी खोपड़ी है, ये खोपड़ी होती है, दिमाग थोड़ा ना होता है। ये खोपड़ी है, ये आपका फोरहेड है, माथा है। इस खोपड़ी के अंदर क्या होता है, आपका दिमाग होता है। ये स्कल है, इस स्कल के अंदर कम से कम 1.5 से 2 लीटर ब्लड होता है। जब खोपड़ी फूटती है तो इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर ब्लड निकलता है। और टोटल ब्लड कितना होता है, एवरेज 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, जब खोपड़ी फूटेगी तो इसके अंदर 1.5 से 2 लीटर ब्लड निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक ऐसे पॉलीथीन जैसी स्ट्रक्चर रहती है, एक मेम्ब्रेन निकलेगी। ऐसे पॉलीथीन जैसा लगा हुआ होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली होती है। इस झिल्ली का नाम होता है मेनेंजिस। मेनेंजिस, और ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मेनेंजिस, इसमें इन्फेक्शन होने से इंसान कोमा में चला जाता है। और इसके अंदर ऐसे आपका दिमाग होता है, ये आपका दिमाग है। इस दिमाग से पीछे की साइड जो मोटी नस निकल रही है ऐसे, इस नस का नाम होता है स्पाइनल कोड। इसको बोलते हैं हम स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। और इस स्पाइनल कोड के दोनों साइड लगे हुए होते हैं ऐसे आपकी नर्व निकली हुई होती हैं, ऐसे आपकी हड्डियां निकली हुई होती हैं। 13 एक साइड, 13 एक साइड, टोटल 26 होती हैं। 13 दोनों साइड। इन दोनों 26 को मिलाकर, इन दोनों साइड की जो टोटल है, इनको मिलाकर कहा जाता है बैकबोन। बैकबोन बोले तो रीढ़ की हड्डी। एक नाम और होता है इसका इंग्लिश में, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ये आपकी बैकबोन। कितनी, 26। जब बच्चे थे 33 थी ये। ठीक है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये आपका स्पाइनल कोड है, जो पीछे नस निकल रही है मोटी, ये होते है स्पाइनल कोड। ये आपका मेनिंजिस, और इसके अंदर क्या होता है, आपका ब्रेन होता है। ठीक है, तो जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है उसका काम क्या होता है, इस स्पाइनल कोड और इस ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो या इन रीढ़ की हड्डी में कभी दिक्कत हो तो आप जिन डॉक्टर के पास जाते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जो ब्रेन है उसकी सेल्स को क्या बोलते हैं, ये शायद सबको ही पता होगा। ब्रेन की सेल्स को क्या बोलते हैं, दिमाग की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन हिंदी में क्या बोलेंगे, नर्व कोशिका या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र तो तंत्रिका कोशिका, एक ही बात है। नर्व सेल्स या न्यूरॉन सेल्स, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये बात भी याद है। अब न्यूरॉन के बारे में एक पॉइंट याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो सुन लीजिए। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल होती है। न्यूरॉन्स आर लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारे बॉडी
कि लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी सेल्स होती हैं, ठीक है। न्यूरॉन सेल्स लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल्स होती है न्यूरॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, नेक्स्ट आते हैं कि जो ब्रेन है, इस ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन का वेट कितना होता है, बस 5 मिनट। जो ब्रेन है उसका वेट कितना होता है, तो ब्रेन का वेट लड़कों में अलग होता है और लड़कियों में अलग होता है। लड़कों में थोड़ा सा दिमाग का वजन ज्यादा होता है और लड़कियों में थोड़ा सा दिमाग का वजन कम होता है, ठीक है। दिमाग का वजन कम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों में दिमाग का वजन कम है तो लड़कियों में दिमाग कम हो गया, नहीं, उससे उनकी इंटेलिजेंस पावर या विल पावर या विजडम पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो लड़कों में कितना होता है, लड़कों में वेट, चलो लिख देती हूँ आगे, मेल लिख देती हूँ, लड़कों में होता है 1450 ग्राम, 1450 ग्राम, और लड़कियों में 100 ग्राम दिमाग का वजन कम होता है, कितना, तो 1350 हो जाएगा। ये वेट के अकॉर्डिंग होता है, लड़कियों का नॉर्मली वजन कम होता है, लड़कों का ज्यादा होता है, तो लड़कियों का वजन कम है तो थोड़ा सा 100 ग्राम वजन कम हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों का दिमाग कम हो गया, नहीं, दिमाग कम नहीं हो, तुम लोगों से ज्यादा होता है, और तुम लोगों ने 100 ग्राम ज्यादा लेकर भी ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग का वजन कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई, इनकी विल पावर कम हो गई या फिर इनका विजडम पावर कम हो गया, डिसीजन मेकिंग कम हो गई, वो तुम लोगों से ज्यादा होती है और स्ट्रांग होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ब्रेन की सेल्स को क्या बोलेंगे, न्यूरॉन, स्टडी को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजी, और डॉक्टर क्या हो जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। ये आपका वेट हो गया। और जो न्यूरॉन सेल्स होती है वो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये सब अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली एक क्लास है, सर आकर बैठ गए हैं अभी, तो अगली क्लास में ब्रेन के सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा कल आपका, फिर नया चैप्टर, कल आपका कमेंट सेक्शन भी ऑन हो जाएगा, तो जो भी चैप्टर आप बोलेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। इतना आप पढ़िए, आज डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। इतनी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आप सारे क्वेश्चंस पढ़िए। और मैंने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के अभी नोट्स अपलोड, वो एमसीक्यूज नोट्स तो हैं आपके पास, एमसीक्यूज में सर्कुलेटरी सिस्टम के अभी अपलोड करवा देती हूँ, तो वो सारे के सारे एमसीक्यूज लगाइए और तब तक पढ़िए। अगली क्लास में, कल, अगली क्लास मतलब कल, तो कल मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के नोट्स भी करवाऊंगा, आपके एमसीक्यूज भी आपको डिस्कस करूंगी आपसे, और फिर ये ब्रेन कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। इतना आप पढ़िए, अगली क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।